हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बिलियन चैप्टर से सॉल्यूशन चैप्टर से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आया हूं। आप किसी भी बोर्ड से हैं, एमपी से, बिहार, राजस्थान, सीजी, किसी भी बोर्ड से हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बच्चों ये कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का बेहतरीन तैयारी हो सके। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। बाकी इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं 2025 के लिए, आप लोग प्लेलिस्ट में देखें और तैयारी करें। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला प्रश्न है, समान प्रसरण दाब वाले विलयन क्या कहलाते हैं। चार ऑप्शन है बच्चों, अति परासरी, अल्प परासरी, सम परासरी या नॉर्मल विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे विलयन जिनका प्रसरण दाब लगभग समान होता है वो सम परासरी विलयन कहलाते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है, सारे प्रश्न को हम क्रम से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है। मतलब यहाँ पर तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, लेकिन केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है। वो आपका है बच्चों बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म का विलयन। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म को आप मिलाओगे तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, साधारण नमक को जल में घोलने पर क्या होता है। जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या कुछ कहा नहीं जा सकता। चार ऑप्शन में राइट आंसर बताना है कि साधारण नमक को जल में मिलाते हैं बच्चों। तो जल चूंकि आपको सबको पता है कि अवाष्पशील पदार्थ है और यदि आप शुद्ध जल लोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, लेकिन जैसे ही इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे तो कहीं ना कहीं और तापमान देना पड़ेगा, इसलिए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, जब रक्त कोशिका एक से अधिक प्रसरण वाले विलयन में रखी जाती है, मतलब रक्त कोशिका होगी तो उसको एक से अधिक प्रसरण वाले विलयन पे रखेंगे तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगी, फूल जाएगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले सिकुड़ेगी बाद में फूलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वो सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है आदर्श विलयन नहीं है। मतलब तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो आदर्श विलयन होंगे, केवल एक ही ऐसा विलयन होगा जो आदर्श विलयन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल का जो मिश्रण है वो आपका आदर्श विलयन नहीं है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों को समझते चलें। राउल्ट के नियमानुसार एक अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होता है। विलायक के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के, या आपका विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत के, या विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत के। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि वो आपका निकल कर आता है XB बराबर होता है P0, है ना, P0 माइनस P अपान P0। ऊपर लिखो या नीचे लिखो तो ये आपका हो जाएगा, ये XB का मतलब होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न क्रमांक 7, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसरण दाब है, आयतन है और ताप है, इसके लिए कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ये जो कथन है वो आपका असत्य है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखिएगा कि अर्धपारगम झिल्ली रासायनिक रूप से किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कॉपर फेरोसाइनाइड या कॉपर फेरीसाइनाइड या कॉपर सल्फेट या पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर फेरोसाइनाइड। बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला आपका पृष्ठ तनाव, दूसरा श्यानता, प्रकाशिकीय घूर्णन या प्रसरण दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसरण दाब। प्रसरण दाब होता है, इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म पाया जाता है। जैसे आपका हो गया हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन,
या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और प्रसरण दाब, ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म आपके सिलेबस में हैं। अगला प्रश्न बच्चों, मोलल विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला रहता है, कितने में घुला रहता है? 1 लीटर में, 1000 ग्राम में, या 1 लीटर विलायक में? 1 लीटर विलायक तो कभी हो नहीं सकता है। 22.4 लीटर विलयन में, किस में राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1000 ग्राम विलायक में। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है, देखिए, एक आदर्श विलयन कब कहलाता है? बताओ। जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, जो धनात्मक विचलन या कि राउल्ट से कोई संबंध नहीं, कि राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो एक आदर्श विलयन होता है। किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित हैं, अणुसंख्यक गुण आधारित हैं, किस पर आधारित होते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला है विलायक की प्रकृति पर, विलेय के प्रकृति पर, या कि विलेय के कणों की संख्या पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वही अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? बताओ जरा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 55.55 या 55.56 देखने को मिल जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? इस बार पूछा गया अणुसंख्यक गुणधर्म अब नहीं है। हमने कहा था प्रसरण दाब ये भी है, हिमांक अवनमन ये भी है, क्वथनांक उन्नयन ये भी है, वाष्प दाब का अवनमन ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर गुणधर्म नहीं बोला गया है ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपेक्षिक अवनमन होता बच्चों, तो इसका राइट आंसर फिर वो नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांट हाफ गुणांक। क्या हो जाएगा? वांट हाफ गुणांक, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रसरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? प्रसरण दाब पाई बराबर क्या होता है बच्चों? CRT। लेकिन यहाँ पर पाई बराबर CRT नहीं है, C का मान रख देंगे, C बराबर होता है N, यानी मोलों की संख्या एक निश्चित आयतन पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा। C का मान जब रख देंगे तो C की जगह N अपान, ये N अपान भी हो जाएगा और RT है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था? तो वान ठाप ने, बर्कले ने, या बायल ने, या हेनरी ने? बताओ, सभी बच्चों को पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हेनरी साहब जो थे वो गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिए थे। पीतल क्या है? एक ठोस विलयन है, एक द्रव विलयन है, या गैस विलयन है? तो पीतल ठोस में ठोस को मिलाया जाता है, इसलिए आपका ठोस विलयन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आपको भी सोचने का समय देता हूं कि सोच लो भाई साहब, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? बताओ आप लोग। मोलरता कहते हैं, मोललता कहते हैं, नॉर्मलता, या फार्मलता? तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। यदि भाई 1 लीटर विलयन होता, उसमें विलेय के मोलों की संख्या की बात करते तो नॉर्मलता कहला जाती है। चलिए आगे चलते हैं। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाई साहब। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? सामान्यता, मोलरता, फार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज। तो ऑप्शन नंबर बी है, मोललता एवं मोल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नोट कर लेना, कई बार इसका क्वेश्चन पूछ देता है घुमा करके। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है विलेय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन के वाष्प दाब पर, या विलयन की ऊष्मा पर। 21 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। किस पर निर्भर करता है मोल अवनमन स्थिरांक? तो ये करता है बच्चों विलायक की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर। निम्नलिखित में से कौन अर्ध पारगम झिल्ली से निकल पाता है? विलायक का अणु होगा, विलेय का अणु होगा, या जटिल आयन होगा, या सरल आयन होगा? तो विलायक के अणु बच्चों अर्ध पारगम झिल्ली से निकल पाते हैं, और यही क्रिया आपका परासरण की क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण की क्रिया। मोललता को व्यक्त किया जाता है किससे? मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो मोल प्रति लीटर, या मोल प्रति किलोग्राम, या ग्राम प्रति लीटर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। मोललता को व्यक्त करने का राइट हो जाएगा बच्चों मोल प्रति
मोललता है ना तो मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यदि मोलरता होता तो मोल प्रति लीटर लेते, लेकिन मोललता है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी। परासरण दाब की इकाई क्या है बताओ जरा। परासरण दाब एटीएम एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समपरासरी विलयन में क्या समान होता है? समपरासरी विलयन में क्या समान होता है बताना है आपको। मोलर सांद्रता, मोललता, नॉर्मलता या इनमें से कोई नहीं। समपरासरी विलयन में परासरण दाब समान होता है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब मोलर सांद्रता समान है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? कारण बताना है। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ ताप कम हो जाता है, वहाँ दाब ज़्यादा होता है या वहाँ हवा ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक भी जल का कम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन ये होता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, विलयन का वाष्प दाब, ये अवनमन है। और आपेक्षिक की बात करते हैं तो ये आपका ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इसके बाद परासरण दाब बढ़ता है कब? तापक्रम बढ़ाने से। तापक्रम देखिए परासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ाया जाता है, तापक्रम घटाया जाता है, आयतन बढ़ाते हैं, इनमें से कोई नहीं। परासरण दाब कब बढ़ेगा? परासरण दाब कब बढ़ेगा? जब तापमान बढ़ाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चले बच्चों, समुद्र जल का दाब लगभग कितना होता है? 30, 10, 20, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लगभग 30 एटीएम के बराबर। चलिए, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है वो क्या कहलाता है? हिमांक मिश्रण कहलाता है, एजियोट्रॉप कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एजियोट्रॉप। क्या कहलाता है आपका? एजियोट्रॉप। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? इसमें भी बताना है आपको। पृष्ठ तनाव है, परासरण है, अर्ध आयु है या चालकता। तो अनुसंख्यक गुण परासरण क्रिया क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत आती है। इसमें से बताना बच्चों कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। नहीं शब्द बोला गया है। हिमांक में अवनमन ये भी है, आपेक्षिक अवनमन ये भी है, क्वथनांक वियोजन ये भी है। तो ये जो प्रकाशिक क्रियाशीलता ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि नहीं शब्द बोला गया है ना, तो नहीं ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं दर्शाता। ठीक है, चलिए अब इसके पहले मोललता को व्यक्त करने का हमने माध्यम बताया था। इस बार मोलरता है, ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर, कहीं पे है ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति या लीटर प्रति मोल, क्या होगा बताओ जरा। तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोलरता किस पर निर्भर करता है? मोलरता की परिभाषा क्या है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो 1 लीटर आयतन की बात हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मोलरता जो है आयतन पर निर्भर करता है। आगे देखिए बच्चों, यदि किसी बिलियन में विलेय के मोल प्रभाज को व्यक्त करना हो तो विलेय के मोल प्रभाज को किससे व्यक्त करेंगे? देखो, विलायक को कैपिटल एन से और विलेय को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी मोल प्रभाज हम निकालते हैं तो इनके मोलों की संख्या पता होती है। तो हमें यदि विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल की संख्या ऊपर रखेंगे और विलयन के समस्त घटकों का मोल की संख्या का योग। तो विलयन के किसी एक घटक के मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा विलेय के लिए, और ऑप्शन नंबर सेकेंड ये वाला हो जाएगा विलायक के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चले, विलायक के अपेक्षा विलेय का हिमांक का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अधिक या कम ही होगा, दोनों में से एक ही होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा विलायक के अपेक्षा विलेय का हिमांक थोड़ा सा कम होता है। विलेय के हिमांक का मान क्या होता है? कम होता है। विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों का मोल प्रभाज है और टोटल योग कितना होता है? तो किसी भी विलयन में कितने भी घटक हों उनके समस्त घटकों का मोल प्रभाज का योग होता है, हमेशा एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। तो कितने भी घटक विलयन में उससे लेन देन नहीं है।
38 नंबर, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है बच्चों शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है सांद्रण के समानुपाती, सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांद्रण के समानुपाती, क्वथनांक में उन्नयन, जितना हम सांद्रता बढ़ाएंगे क्वथनांक उतना ही बढ़ता जाएगा। आदर्श विलयन में क्या होता है? एंथैल्पी में कमी होती है, एंथैल्पी में वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं। तो आदर्श विलयन में एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी में या तो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है ना। तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन फिर कहलाता है। मोललता किस पर निर्भर करता है? मोलरता और मोललता, मोललता की परिभाषा क्या कहलाती है? किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, यानी द्रव्यमान की बात की जा रही है ना, विलायक में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहला जाती है। इसलिए जो मोललता है बच्चों वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बर्फ में नमक मिला देने से बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, क्योंकि क्या कारण है इसमें? परासरण की क्रिया से, जल अपघटन, या हिमांक अवनमन हो जाता है, या क्वथनांक उन्नयन हो जाता है। तो कमी आती है तो वहाँ पे हिमांक अवनमन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेनरी का मान किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर, या ताप पर, या दोनों में? बताओ। हेनरी का नियम ताप पर भी निर्भर करता है और गैस की प्रकृति पर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए बच्चों, ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान घटता है, बढ़ता है, या घट बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ाएंगे तो हेनरी नियतांक का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और बच्चों इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। पूरा प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, जिसको लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है। नोट्स प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम टाइम में भी देते हैं, और जैसे न्यू ऑब्जेक्टिव हर साल बनाते हैं तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दिया जाता है। अभी 2025 के लिए नया ही ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांट हाफ गुणक होता है 0, 1 से कम, या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको। तो इसका 1 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 से कम। और अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है। अनादर्श विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन जो नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन हो जाएगा। और आपका 20 मिनट भी समय नहीं लगा, लेकिन आप लोग 40 से 45 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 9685299149। इस पर आप व्हाट्सअप करें। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लें। जहाँ भी जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।